साल 2022 शुरू होने वाला है। इस नए साल में हम प्रोफेशनल्स के लिए क्या आया है? बहुत सारे चेंजेस। जी हाँ, जीएसटी में फिर से बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। कुछ तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अप्रॉक्सीमेट मोर देन 10 चेंजेस जो जीएसटी के इंप्लीमेंट हो रहे हैं 1 जनवरी 2022 से, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन कर रही हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी बिकॉज सारे चेंजेस को इसी वीडियो में मैंने कंपाइल कर दिया है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितना हो सके मैक्सिमम इसे शेयर करिएगा और लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फो देने के लिए आपको मैं ले आई हूँ StudyBuddy.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं आपके बेनिफिट के लिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका कॉम्बो, 99C और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स एक्टिव हैं। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक आप StudyBuddy.com को विजिट कर सकते। तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं चेंजेस कैसे आए, ये भी मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन का रेफरेंस हर जगह दे रखा है। तो पहले जो मैं नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगी, पहले करते हैं नोटिफिकेशन को डिस्कस नंबर 39 को। पहले इसे डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये नोटिफिकेशन फाइनेंस एक्ट के बहुत सारे जो सेक्शंस हैं उनको इफेक्टिव करने के लिए लाई गई है। यानी 1 जनवरी 2022 से फाइनेंस एक्ट के जो सेक्शन थे वो इफेक्टिव कर दिए गए, इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। जो चेंज कर रहे हैं सीजीएसटी एक्ट के, ये है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस जो चेंज कर रहे हैं सीजीएसटी एक्ट के इन सेक्शंस को जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 7 का चेंज। सेक्शन 7 का जो चेंज है वो शेड्यूल 2 के साथ किया गया है। यानी एक एंट्री को सेक्शन 7 में लेकर आया गया है और यहाँ से उसे रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे वो ऐड कर दी गई है, यहाँ पे वो रिमूव कर दी गई है। और ये जो चेंज है ये रेट्रोस्पेक्टिव चेंज है, नोट कर लीजिए। दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव चेंज और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में, जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सप्लाई की डेफिनेशन में ही एक नई एंट्री ऐड कर दी गई है और उसे शेड्यूल 2 जहां पे हमें बताया जाता है कौन सी एक्टिविटी गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी सर्विस है, वहां से उसे हटा दिया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या वो चेंज है। सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई का जो हमें बताता है सप्लाई में क्या इंक्लूड किया हुआ है। इसके एक क्लोज के बाद डबल ए क्लोज नया आया है। ये इंप्लीमेंट हुआ है चेंज 1 जनवरी 2022 से, बट इफेक्टिव कब से है ये याद रखिए 1 जुलाई 2017 से ही माना जा रहा है कि अब ये एक्टिविटी या जो ट्रांजैक्शन है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो कोई पर्सन अगर कर रहा है बट वो अगर इंडिविजुअल नहीं है, किसके लिए? टू इट्स मेंबर और कंस्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये माना जाएगा सप्लाई। पहले इसे शेड्यूल 2 में डाल के बताया गया था दिस इज गुड्स, दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब वहां से हटा दिया गया और इसे सप्लाई की डेफिनेशन में ऐड कर दिया गया और इसके लिए फिर एक्सप्लेनेशन भी डाल दी गई है कि इस क्लोज के लिए क्लैरिफाई किया जा रहा है नथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर बाय कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, the person and its member or constituent shall be deemed to be two separate person and supply of activity or transaction inter se shall be deemed to be take place from one such person to another। तो क्योंकि इस एंट्री पे डिस्प्यूट था, इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए इन्होंने इसे रेट्रोस्पेक्टिवली ही स्कोप ऑफ सप्लाई में डाल दिया है। तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? एसोसिएशंस हैं जो क्लब्स हो गए, हाउसिंग सोसाइटीज हो गए, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं बिटवीन द मेंबर्स, दीज आर नाउ कमिंग इन स्कोप ऑफ सप्लाई। आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस क्लोज को। चलिए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चेंज पर। हमने समझ लिया दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। अगला चेंज है सेक्शन 16 में। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल दी थी, यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देती हूँ। सेक्शन 16 आपको बताता है आपकी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो ये जो चेंज है ये आईटीसी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। ये देखिए यहाँ मैंने ओपन कर लिया सेक्शन 16। सेक्शन 16 का जो सब सेक्शन 2 है उसमें क्लोज ए के बाद एक नया क्लोज डबल ए लाया गया है जो बोलता है कि अब अगर आपके पास इनवॉइस और डेबिट नोट है तो वो आपके सप्लायर ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यानी जीएसटी 1 में दिखा दिया हो और वो कम्युनिकेट हो गया हो रिसिपिएंट को, किसमें? इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37। यानी कि अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटी 1 में दिखा दिया हो और आपको वो आपके
2B में दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ये चेंज इफेक्टिव हो गया 1 जनवरी 2022 से। अब यहाँ पे मेरे पास जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। पहले तो ये चेंज इफेक्टिव हुआ है 1 जनवरी 2022 से, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसने खत्म कर दिया है रूल 36(4) को, यानी कि आप जो एक्स्ट्रा 5% ले लेते थे 2A और 2B में, जितना क्रेडिट होता था उससे जो एक्स्ट्रा 5% ले लेते थे, अब आप नहीं ले पाओगे। जितना 2B में आ रहा है उतना क्रेडिट आप ले पाओगे। एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे किया जा रहा था कि जो पर्सन क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो QRMP स्कीम में है पर्सन, उनके पास से क्रेडिट का फ्लो कैसे होगा? वो तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगी, यहां आप लोग IFF को भूल रहे हैं। QRMP स्कीम में IFF की ऑप्शन इसीलिए लाई गई थी कि जो भी B2B इनवॉइस है वो मंथली आप डालिए IFF के थ्रू, तो नेक्स्ट पर्सन को, जो सामने वाला पर्सन है, उसको उसके 2B में रिफ्लेक्ट होकर क्रेडिट मिल जाएगा। तो अब आप ये बहाना नहीं बना सकते कि क्वार्टरली फाइलर्स का जो आपका फ्लो है ITC का वो कैसे होगा। ठीक है, इस बात को क्लियर रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरी थी। ये वाला क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा रिपीटेड था मेरी उस वीडियो पे। अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपकी 3B का जो क्रेडिट है, जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टैक्स पेयर, बिकॉज उससे आपका क्या है, GST की जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है। गवर्नमेंट के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनकी पॉकेट से जा रहा है, तो उस पर उनका पूरा फोकस है। तो अब इस चीज को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करने के लिए 100% ITC का 2B में आना मैंडेटरी हो गया है, एंड दिस चेंज विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। मेरे हिसाब से अभी से आप जो दिसंबर की रिटर्न आपने जनवरी में भरनी है, उसी से आप इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पर्टिकुलर ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि किस मंथ की रिटर्न से ये स्टार्ट होगा। बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हो सकता है मुझसे डिफरेंट हो। आप चाहें तो जनवरी की रिटर्न से इंप्लीमेंट करना चाहें, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट क्योंकि चेंज आ ही गया है तो अभी से इसके लिए अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस चेंज, तो आपको फ्यूचर में फिर और भी ज्यादा आपकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये था दूसरा चेंज जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तीसरा चेंज आया है सेक्शन 74 में, ये भी इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2022 से। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ चेंज इन सेक्शन 74। सेक्शन 74 है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नोट पेड, शॉर्ट पेड, erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by the reason of fraud or any willful misstatement or suppression of fact। सेक्शन 74 इसके बारे में बताते हैं। मैं आपको पूरा सेक्शन 74 नहीं बता रही हूँ। इसका जो हमारा क्लोज चेंज यहाँ पर है एक्सप्लेनेशन 1 के क्लोज 2 में, यहाँ पर पहले जो यहाँ पर अब क्या लिखा है मैं ये आपको बता दूं। अब ये बोला है कि अगर किसी पर्सन से सेक्शन 73 एंड 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होके क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, खत्म हो जाती हैं, तो जो पर्सन है उस पे जो लाइबिलिटी है टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 एंड 125 वो भी कंक्लूडेड मानी जाएंगी। पहले यहाँ पे 4 सेक्शन थे, 122, 125, 129 एंड 130। तो 4 में से अब 2 ही सेक्शन यहाँ पे रह गए हैं, 2 सेक्शंस को हटा दिया गया है। सेक्शन 129 एंड 130 बात करते थे ई-वे बिल से रिलेटेड जो आपके डिटेंशन होते हैं, यानी अगर आपके गुड्स को सीज किया गया है, कन्वेंस को सीज किया गया है ड्यूरिंग द ट्रांजिट बिकॉज आपने ई-वे बिल रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो नहीं किया है। तो पहले क्या होता था, अगर किसी पर्सन से 73 एंड 74 की प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती थी तो उसके पास से जो ई-वे बिल की प्रोसीडिंग चल रही है, ई-वे बिल की पेनल्टीज चल रही है, वो भी एंड मानी जाती थी। पर अब क्योंकि यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, यानी ई-वे बिल की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें सेपरेट कर दिया गया है। सेक्शन 73 एंड 74 की प्रोसीडिंग खत्म होने से ई-वे बिल की जो आपकी प्रोसीडिंग्स है वो खत्म नहीं होंगी। तो बहुत ही ज्यादा हार्श चेंज है, बहुत ही केयरफुल रहना ई-वे बिल में भी आपको। बेसिकली अब जो ई-वे बिल के हमारे वायलेशंस हैं, ई-वे बिल वायलेशंस, उसके एक्शंस खत्म नहीं होंगे अगर आपसे रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है 73 एंड 74 की आप पर से हट गई हैं, बट ई-वे बिल फिर अब सेपरेट रहेगा। सेक्शन 75 का अगला चेंज जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है। अब ये रूल बना दिया गया था कि अगर आप अब GSTR 3B फाइल नहीं करते हो तो आपको GSTR 1B फाइल नहीं करने दिया जाएगा। अब ये चेंज आ गया था। जो ऐसे पर्सन हैं जो ये करना चाहते हैं कि टैक्स की चोरी हम करें, 3B में कम टैक्स दे और GSTR 1 में ज्यादा आउटवर्ड सप्लाई दिखा दें, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि GSTR 1 में तो मान लीजिए 1 लाख की लाइबिलिटी के साथ आउटवर्ड सप्लाईज अपनी दिखा दी और 3B के थ्रू टैक्स पे किया सिर्फ 10,000 का।
ठीक है, उस केस में भी अब उनको GS1 फाइल करने से तो रोका नहीं जा रहा है, सिर्फ 3B में तो 10,000 का टैक्स भरते, जबकि लायबिलिटी बनती थी 1 लाख की। अब इस चीज को रोकने के लिए भी, इसको भी खत्म करने के लिए सेक्शन 75 में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया है, एक एक्सप्लेनेशन इसमें डाली गई है जो मैं आपके साथ शेयर कर, ये मैंने ओपन कर रखा है सेक्शन 75। दिस इज जर्नल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। इसमें एक नई एक्सप्लेनेशन क्लोज 12 के बाद ऐड करी गई है। क्लोज 12 में ये वर्ड तो पहले से ही लिखा था कि आप पर जो रिकवरी है वो की जा सकती है फॉर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। अब यहाँ पे सेल्फ असेस्ड टैक्स की एक्सप्लेनेशन डाल दी गई है। For the purpose of this subsection, the expression self-assessed tax shall include the tax payable in respect of detail of outward supply furnished under section 37, यानी जो आपका tax payable बनता है according to GS1, which is not included in return under section 39, जो आपने 3B में नहीं पे किया, वो भी आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाएगा। यानी यहाँ से पावर क्या मिली ऑफिसर्स को, क्या पावर मिली, वो विदाउट इशूइंग एनी नोटिस, यस, आपसे रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। और रिकवरी में आपको पता है, रिकवरी में आपकी एसेट्स को भी, पर्सनल एसेट्स तक को भी अटैच किया जा सकता है फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। सो दिस इज अ मोस्ट डेंजरस चेंज, आप इसको कह सकते हो कि अब अगर आपसे बाय मिस्टेक यानी क्लैरिकल एरर भी हो गई, 1 लाख का टैक्स GS1 के हिसाब से बनता था, 3B में आपने गलती से 10,000 का टैक्स पे कर दिया, तब भी विदाउट इशूइंग एनी नोटिस आपसे उसकी रिकवरी की जा सकती है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स आप पर इनिशिएट की जा सकती हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आपकी जो 3B एंड 1 है उनमें मिसमैच लिख लीजिए, मिसमैच ना हो, क्लैरिकल एरर भी ना हो। बहुत ही केयरफुली आपको अपनी रिटर्न्स अब फाइल करनी है। देन अगला चेंज किया गया सेक्शन 83 में। सेक्शन 83 था हमारा प्रोविजनल अटैचमेंट का सेक्शन, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केस, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रोविजनली अटैच की जा सकती है किसी पर्सन। पहले ही सेक्शन में जो पैराग्राफ नंबर 1 था, जो सब क्लोजेस का सेक्शन, सब सेक्शन 1 था, वो ये था, वो किसके लिए की जा सकती थी अटैचमेंट, सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 एंड 74। अब देखिए इसमें ये जो सब सेक्शन है इसका पूरा ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसमें बताया है कि where after the initiation of any proceeding under chapter 12, chapter 14, chapter 15, यानी पूरे चैप्टर इसमें डाल दिए। ये चैप्टर है आपका असेसमेंट का, ये इन्वेस्टिगेशन का, ये चैप्टर है आपका डिमांड एंड रिकवरी का। इन सभी केसेस में अब कमिश्नर को पावर दे दी गई है कि अगर कमिश्नर इस ओपिनियन में है दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसको लगता है कि ऐसा करना नेसेसरी है, कि प्रोविजनली अटैच करना नेसेसरी है, ही में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, यहाँ पे ऑर्डर देना तो जरूरी है, अटैच कर सकता है प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन। तो देखिए बहुत सारे केसेस में अब प्रोविजनली आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, तो ये भी बहुत ही डेंजरस चेंज है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चेंज। अगला जो चेंज आया है वो है चेंज इन सेक्शन 107, ये भी इफेक्टिव हो रहा है 1 जनवरी 2022 से। 107 है हमारा अपील्स टू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कैसे आप कर सकते हैं अपील और क्या आप पर से आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। तो सेक्शन 107 का जो 6 सेक्शन है, सब सेक्शन 6, इसमें एक नया प्रोविजन ऐड किया गया है। यानी वैसे तो जनरली आपको अपील फाइल करते हुए पे करनी होती है जो अमाउंट है टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन एंड फी एंड पेनल्टी राइजिंग फ्रॉम इम्पोजेंट ऑर्डर एज एन इनमेटेड बाय हिम, अ सम इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। बट अगर आप पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अगेंस्ट सेक्शन 129(3) जो है ई-वे बिल वायलेशंस की, उस केस में अगर आपको फाइल करनी है अपील तो आपको 10% नहीं, सम इक्वल टू 25% ऑफ द पेनल्टी डिपॉजिट करना होगा फॉर फाइलिंग द अपील। यानी कि ई-वे बिल के जो वायलेशन रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए। 4 के चेंज में मैंने आपको दिखाया कि ई-वे बिल के वायलेशंस के केस में अगर आपकी वेदर 73 एंड 74 की प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई हो, पर वो वायलेशन की जो प्रोसीडिंग्स है अगर वो कंटिन्यू है वो खत्म नहीं होंगी। ऐसी पेनल्टी जो है, जो आपको अपील फाइल करते हुए सबमिट करनी है, अमाउंट जो सबमिट करना है 25% कर दिया गया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग चेंज इन सेक्शन 107। चेंज डिस्कस करें सेक्शन 151 का, क्विकली चलते हैं इस पर। 151 है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। कमिश्नर
या फिर उसका जो ऑथराइज पर्सन है, he may by an order direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this act within such time in such form and in such manner as may be prescribed। ये बताया गया था हमें इसमें। अब यहाँ पे कमिश्नर को पावर दे दी गई। पहले था कि नोटिफिकेशन इशू करके वो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करेगा, ये पावर थी उसके पास। अभी सब्स्टिट्यूट कर दिया ये क्लोज द कमिश्नर में, इफ सेटिस्फाई इट इज नेसेसरी टू डू बाय नोटिफिकेशन। पहले था नोटिफिकेशन से करेगा, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने की जो उसकी पावर थी पहले थी बाय नोटिफिकेशन। अब वो विदाउट नोटिफिकेशन क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर डेल्ट विद इन कनेक्शन विद दिस एक्ट विद इन सच टाइम इन सच फॉर्म एज सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन। यानी उस कमिश्नर की जो पावर है इस सेक्शन में वो बढ़ा दी गई है। विदाउट एनी नोटिफिकेशन वो स्टैटिस्टिक्स की डिमांड किसी भी पर्सन से कर सकता है। यहाँ मैंने मेजरली सेक्शन जो हमारी नोटिफिकेशन है नंबर 39 उसके मेजर आपसे के साथ चेंजेस मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए। अगली नोटिफिकेशन आई थी नंबर 39, इसमें कुछ रूल्स चेंज किए थे, चलिए बढ़ते हैं उस पर। तो ये चेंज तो हमारे जीएसटी पोर्टल पर ही आपको बता दिया गया है। ये बताता है मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन फॉर द रजिस्टर पर्सन, और ये आया है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 38 बाय 2021 विच हैज बीन नोटिफाइड फ्रॉम 1 जनवरी 2022। यानी जो ये रूल्स के चेंजेस हैं, रूल 10B ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017, ये भी नोटिफाई हो गए हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैंडेटरी रहेगा आधार ऑथेंटिकेशन फॉर द रजिस्टर पर्सन इन 3 केसेस। पहला है filing of application of revocation of cancellation of registration, filing of refund application in form RFD 01 under rule 89, refund of IGST paid on goods exported out of India under rule 96 of the CGST rules। तो अगर आपको इनमें से कोई भी काम करना है ये आप तभी कर पाओगे जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया होगा। अगर किसी पर्सन के पास आधार नहीं है, अभी उन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो कैसे होगा, ही या शी विल फीड आधार एनरोलमेंट। अगर आधार के लिए अप्लाई कर दिया है तो आधार की एनरोलमेंट आईडी अपलोड कर दें, या फिर अभी वो भी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको डालने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, बैंक पासबुक विद द फोटोग्राफ और वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। जब तक आपका आधार नहीं आ जाता तब तक तो आप ये कर सकते हैं, पर जैसे ही उस पर्सन को आधार अलॉट होगा, ठीक है, आधार अलॉट होने के विद इन 30 डेज वो पर्सन फिर आधार ऑथेंटिकेट करेगा। कहाँ से आप कर सकते हो अपना आधार ऑथेंटिकेशन, वो कर सकते हो आप, आपके डैशबोर्ड में होगा ऑप्शन माई प्रोफाइल, उसमें मिल जाएगा आपको आधार ऑथेंटिकेशन। So this is a very important change. Now Aadhaar authentication is also very important in GST. अगले जो चेंज है हमारे, वो चेंजेस हैं सेंट्रल टैक्स रेट में। पहले तो बहुत से चेंजेस हुए हैं हमारे रेट्स में जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं 1 जनवरी 2022 से। अब जो रेट चेंजेस हुए थे इसकी वीडियो तो मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर्स के रेट चेंजेस, फुटवेयर के चेंजेस हैं, रेट में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ पर्सन की यहाँ पे मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि क्या ये चेंज डेफर हो गया 31 मार्च के लिए। अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जो ये रेट चेंजेस हैं ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं 1 जनवरी 2022 से। क्या चेंज हुआ है रेट्स में, उसकी वीडियो यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया, आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर्स के रेट्स चेंज हुए और भी कुछ चीजों के रेट्स चेंज हुए, जिसकी वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और जो अगला चेंज, ये जो जीएसटी रेट चेंजेस की नोटिफिकेशंस है ना, आपको मिल जाएंगी नोटिफिकेशंस में। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये मैं जो यहाँ से आपको सेक्शंस बता रही थी ना, ये मैं आपको दिखा रही थी जो सीबीआईसी ने नई वेबसाइट लॉन्च की है taxinformation.cbic.gov.in। यहाँ पर पूरा एक्ट, रूल सब अपडेटेड है, और आप चाहें तो नोटिफिकेशंस भी यहीं से गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है जीएसटी नोटिफिकेशन, रेट नोटिफिकेशन पे जाने के लिए आप सीधा यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, तो आपके सामने सारी रेट नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। तो नोटिफिकेशन नंबर 17 ने जो हमारा चेंज किया था सेक्शन 9(5) में किया था, 16, 15, 14 ने यहाँ पे रेट्स चेंज किया हमारे। आप इनको एक बार देख लीजिए। ये 18 नवंबर को हमारी नोटिफिकेशन आई थी, 14 से लेकर 17 तक। इनमें सारे रेट्स चेंजेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ व्यू करके आप इंग्लिश में और हिंदी में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमारे 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव हो रहे हैं। साथ ही एक चेंज जो सेक्शन जो हमारी नोटिफिकेशन 17 लेकर आई थी, वो लाई थी सेक्शन 9(5) में। सेक्शन 9(5) का कंसेप्ट है हमारा, जो टैक्स की पेमेंट है, जीएसटी की पेमेंट, वो ना तो रिसिपेंट करता है ना ही सप्लायर करता है, बल्कि एक पर्सन डीम्ड सप्लायर करता है। इस सेक्शन में एक नई एक्टिविटी, एक नई सप्लाई ऐड की गई थी, विच इज
रेस्टोरेंट सर्विस। यानी मान लीजिए जोमेटो है, एग्जाम्पल लेते हैं, जोमेटो है, आपका नाम है राम, आपने जोमेटो के थ्रू फूड ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? फूड, पिज्जा, बर्गर। जोमेटो से ये ऑर्डर किसके पास गया? मान लीजिए XYZ रेस्टोरेंट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे XYZ रेस्टोरेंट क्या है? सप्लायर, क्योंकि ये फूड आपको देगा, जोमेटो नहीं देगा आपको फूड। फूड कौन देगा आपको? XYZ रेस्टोरेंट। आप कौन है? रिसिपेंट। ठीक है, आप रिसिपेंट है, आपको फूड मिलेगा। जोमेटो क्या है इस केस में? डीम्ड सप्लायर। इसने क्या किया? इसने सिर्फ एक मीडिएटर का काम किया बीच में। तो सेक्शन 9(5) के केस में ना तो ये टैक्स देगा, मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्टली ना तो ये टैक्स देगा, ये अपने बिल पे जो टैक्स है वो तो देगा ही, पर गवर्नमेंट को डायरेक्टली ना तो रिसिपेंट टैक्स देगा ना ही सप्लायर टैक्स देगा। कौन देगा गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट? जोमेटो। ठीक है, तो सेक्शन 9(5) में नई एंट्री ये जोमेटो की, यानी जोमेटो नहीं, रेस्टोरेंट फूड सर्विसेज की ऐड की गई थी। इसकी भी सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन भी आई थी। दोनों वीडियोस आप देख लेना, यहाँ मैं आई बटन पे लिंक कर रही हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दी है। तो ये थे मेजर चेंजेस जीएसटी के जो 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। कोई चेंज आपको मैंने बताना मिस कर दिया है तो कमेंट करके आप प्लीज डालिएगा, तभी लोगों तक वो पहुंच सके। हम डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज की। पहला हमारा कोर्स है इनकम टैक्स का कोर्स, जो आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही हमने लॉन्च किया था और इस पे इतना ह्यूज रिस्पांस था, बहुत से पर्सन इसका बेनिफिट ले चुके हैं। नए पोर्टल पे आइटम 1 2 3 4 सिखाया गया है फाइल करना। 30+ आवर्स का ये कोर्स है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम फॉर्म 10IE, फॉर्म 10B और जो एरियर वगैरह होता है सैलरी का, बहुत से कंसेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। जीएसटी का अपडेटेड डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी और इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 99C आपको भरनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। उसको विदाउट एनी एरर फाइल करने के लिए हमारा ये कोर्स लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सिर्फ 3 आवर्स का सेशन है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो ये हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।